जीएस एग्जाम एच में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और एक ऐसे वंश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जिसका असर बहुत बड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद वंश की। ये कहानी है अराजकता की, कमजोरी की और आखिर में एक पूरे साम्राज्य के पतन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, साल है 1398। दिल्ली सल्तनत, जो कभी उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, तैमूर के भयानक हमले की आग में जल रही है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है। एक महान साम्राज्य अपने घुटनों पर आ चुका है और उसकी राजधानी दिल्ली बस राख का ढेर बनकर रह गई है। देखिए, तैमूर के इस हमले ने तुगलक वंश की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। वो बस नाम के सुल्तान रह गए थे। दिल्ली का सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा था। एक अजीब सी खामोशी थी और उस खामोशी में एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा था कि अब इस खाली सिंहासन को कौन भरेगा। उस वक्त सल्तनत की हालत बहुत ही खराब थी। तुगलक शासकों की कोई सुनता नहीं था, वो बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके थे। इसका असर क्या हुआ? जो दूर दराज के प्रांत थे, उन्होंने कहा अब हम आजाद हैं। और दिल्ली तो बस नाम की राजधानी रह गई थी, जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। चारों तरफ बस अराजकता फैली हुई थी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया, इस पूरी तबाही और उथल-पुथल के बीच वो कौन होगा जो आगे बढ़कर दिल्ली की गद्दी पर अपना दावा ठोकेगा। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आया सैयद वंश। इन्होंने 1414 से 1451 तक करीब 37 साल दिल्ली पर राज किया। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि ये खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे, ताकि लोग उन्हें एक जायज शासक माने। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल, इतिहास उन्हें सल्तनत के सबसे कमजोर शासकों में से एक मानता है। तो चलिए इस वंश के संस्थापक से मिलते हैं। नाम था खिज्र खां। इसकी कहानी बड़ी अजीब है, क्योंकि इसने सिंहासन तो हासिल कर लिया, लेकिन वो कभी भी एक आजाद बादशाह की तरह राज नहीं कर पाया। वो हमेशा एक विजेता की परछाई में ही रहा। खिज्र खान ने बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखे। 1414 में दिल्ली पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। वो खुद को तैमूर के बेटे शाहरुख का सिर्फ एक गवर्नर, एक प्रतिनिधि ही मानता रहा। और ये बात उसके हर काम में दिखती है। यहां तक कि उसने अपने नाम के सिक्के तक नहीं चलाए। मतलब वो पूरी तरह से तैमूरियों पर निर्भर था। तो अगर इसे एक लाइन में याद रखना हो तो बस ये याद रखिए, खिज्र खां का मतलब है तैमूर का प्रतिनिधि। बस ये एक लाइन उसकी पूरी कहानी बता देती है। खिज्र खां के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा मुबारक शाह, और वो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, बहुत हुई ये नुमाइंदगी। उसने प्रतिनिधि बनके रहने से साफ इनकार कर दिया और एक असली आजाद सुल्तान बनने की कोशिश की। मुबारक शाह ने वो सारे काम किए जो एक असली सुल्तान करता है। उसने खुलकर खुद को सुल्तान घोषित किया, अपने नाम के सिक्के चलवाए और मस्जिदों में जो खुतबा पढ़ा जाता है, यानी एक तरह का शाही ऐलान, वो भी अपने नाम से पढ़वाया। ये सब एक आजाद बादशाह होने के पक्के सबूत थे। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली के पास मुबारकाबाद नाम का एक नया शहर भी बसाया। तो इसको याद रखने की ट्रिक भी बिल्कुल सीधी है। मुबारक शाह मतलब सिक्का और खुतबा। एक असली सुल्तान की यही तो पहचान थी। लेकिन मुबारक शाह की यही आजाद सोच उसी के लिए मुसीबत बन गई। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वंश का सबसे काबिल शासक था, पर उसकी पूरी जिंदगी विद्रोहों को दबाने और अपने ही दरबारियों की साजिशों से लड़ने में निकल गई। और आखिर में हुआ क्या? 1434 में उसी के दरबार में धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। और मुबारक शाह की मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये सैयद वंश के ताबूत में आखिरी कील थी। यहां से तो बस इस वंश का पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। और अब हम पहुंचते हैं इस वंश के आखिरी दौर में। एक ऐसा दौर जहां सुल्तान सिर्फ नाम के थे। या तो वो अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए, या फिर इतने कमजोर निकले कि खुद ही अपना सिंहासन छोड़कर भाग गए। देखिए ये पतन कितनी जल्दी हुआ। मुबारक शाह के बाद आया मोहम्मद शाह, जो पूरी तरह अपने अमीरों के इशारों पर नाचता था। नतीजा ये हुआ कि सल्तनत और भी सिकुड़ गई। और फिर तो हद ही हो गई। आखिरी शासक था आलम शाह। वो सल्तनत चलाने से इतना परेशान हो गया कि दिल्ली ही छोड़कर बदायूं में जाकर बस गया। जरा सोचिए, एक सुल्तान अपनी राजधानी ही छोड़कर जा रहा है। और बस इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाया बहलोल लोधी ने। 1451 में बिना एक भी तलवार उठाए दिल्ली उसकी हो गई।
तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि ये वंश इतनी बुरी तरह से फेल हो गया? इनके पतन के असली कारण क्या थे? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, कई सारी थीं। पहली बात, मुबारक शाह को छोड़ दें तो कोई भी शासक असरदार नहीं था। दूसरा, खजाना खाली था, पैसा ही नहीं था। तीसरा, वो कभी तैमूरियों की परछाई से बाहर ही नहीं निकल पाए, अपनी खुद की पहचान नहीं बना सके। ऊपर से जौनपुर और मालवा जैसे पड़ोसी राज्य बहुत ताकतवर हो गए थे। और सबसे जरूरी बात, उन्हें ना तो अपने अमीरों का साथ मिला और ना ही आम जनता का। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। तो सैयद वंश का दौर था 1414 से 1451 तक। संस्थापक थे खिज्र खां, सबसे काबिल शासक हुए मुबारक शाह, आखिरी शासक थे आलम शाह, और इनके बाद कौन आया? लोधी वंश। बस इतना याद रखना है। आखिर में सैयद वंश की पूरी कहानी इस एक लाइन में ही सिमट जाती है। तुगलक के बाद सैयद आए, कमजोर राज किया और लोदियों ने उनका अंत कर दिया। ये इतिहास का एक कह सकते हैं कड़वा सबक है कि कमजोर नींव पर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी करने की कोशिश करें, वो ज्यादा देर टिक नहीं सकती। और सैयद वंश शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।